बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए और माह मुबारक का दूसरा अशरा जिसका आज बाकायदा आगाज़ हो चुका है, 11वां रोज़ा हम सब ने रखा है। दूसरा अशरा आप सभी लोग जानते हैं कि मग़फ़िरत का अशरा है, तो अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए और दुआओं में आप भी हम सबको याद रखिएगा। आज के शो की तरफ चलते हैं। तो जी, आज के शो में हम आगाज़ तो हमेशा की तरह अच्छी बात से करेंगे, लेकिन ख़बरें भी होंगी, हमारे मेहमान भी होंगे और साथ ही साथ सेगमेंट भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले शामिल आज की अच्छी बात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि वक्त हमें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब किसी आदमी का आखिरी वक्त आ चुका हो दुनिया से जाने का, तो उसके पास बैठकर दुनिया की बातें ना किया करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। उसके पास बैठकर खुद कलमा पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसे ना कहना कि कलमा पढ़ लो। इसलिए आजकल इस सुन्नत पे अमल करना भी हमने छोड़ दिया। इधर कहा जाता है, चलो जी अब्बा को वेंटिलेटर पे ले जाओ। ऐसा ना किया करो। अब जब यकीन हो जाए कि अब तो जाने का वक्त आ गया है, तो कलमा उसके पास पढ़ना चाहिए ताकि इस हदीस का मिस्ताक बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की कलाम दुनिया से जाते हुए आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह हुई, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह मेरा भी आपका भी ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। आज का मौसम कैसा रहेगा, शामिल करते हैं टुडेज़ वेदर। मौसम की सूरत हाल बताने के लिए मायदा हमारे साथ मौजूद होंगी, तो उनसे जानते हैं। मायदा, इस वक्त बताइए मौसम कैसा है शहर का, मैक्सिमम टेम्परेचर आज कितना रहेगा? शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो कल से हादसा खुशगवार है। ठंडी हवाएं चलने के बायस जो है शहरियों के लिए जो कल का रोज़ा और आज का रोज़ा है वो हादसा ठंडा हो गया है, क्योंकि धूप की जिस तरह तेज़ शिद्दत देखने में नज़र आ रही थी उसमें खासी कमी देखने में नज़र आई है। आज भी जो है ठंडी हवाएँ 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिसके बायस जो धूप की शिद्दत है उसमें हल्की कमी देखने में नज़र आई है। पहले तो धूप की शिद्दत इस कदर तेज़ थी कि शहरियों को दौरान सफ़र भी जो है वो खासी मुश्किलात का सामना था, लेकिन अभी जो है वो ठंडी तेज़ हवाएं चलने के बायस जो है शहरियों के मूड भी जो है वो खासे खुशगवार नज़र आ रहे हैं। ये 2 दिन इसी तरह आगे भी जो है मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा, ठंडी हवाएं भी इसी तरह से चलती रहेंगी। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कम से कम जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के अमकानात जो है वो जाहिर किए जाएंगे। कम दर्जा हरारत जो है वो आज रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी के साथ बारिशों की प्रेडिक्शन जो है अभी ताहाल जाहिर नहीं की, लेकिन मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। आइंदा 24 घंटे में भी बारिशों के अमकानात नहीं है और आइंदा हफ्ते में भी बारिशों के अमकानात जाहिर नहीं किए गए। ठीक है जी, थैंक यू। मौसम की सूरत हाल हमें मायदा ने बता दी। अब कुछ बढ़ते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। खबरें क्या हैं जी आज? पहली खबर, इमरान खान को तोहफे में मिलने वाला हार 18 करोड़ रुपए में फरोख्त, FIA की तहकीकात शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, वज़ीर आज़म ने हफ्तावार 2 छुट्टियां खत्म कर दी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक केस हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर दिया। और हसास इदारों और अहम शख्सियात के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, FIA काउंटर टेररिज्म विंग हरकत में आ गया। चलें जी, फाइनली इनको याद आ गया कि काम करना है। खबरों की डिटेल्स की तरफ जाएंगे।
हमारे साथ स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी कि ज़ाफ़ी भट्ट साहब और दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा, मैं परेशान हो रही थी कि मैं खबर अनाउंस करने से पहले मैं सोच रही थी 18 करोड़ इकट्ठे दिखते कितने पैसे होंगे। सीरियसली, मतलब कितने पैसे दिखते होंगे? कैसे हम अंदाजा कर सकते हैं? ये जिन्होंने इकट्ठे किए ना उन्होंने जरूर देखे, मतलब कि ये कोई गरीब लोग थोड़ी थे। आप अगर जो जुल्फी बुखारी साहब का नाम आ रहा है वो गरीब थोड़ी है, वो तो ब्रिटिश नेशनल है और वहाँ पे उनकी इतनी जायदाद है, इतना पैसा है, तो उन लोगों ने तो कई 18 करोड़ देखे होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक हवस और हिर्स जो है ना वो खत्म नहीं हो सकती। वो नहीं खत्म हो सकती। खैर, खबर यह है जी, इमरान खान को तोहफे में मिलने वाला हार 18 करोड़ रुपए में फरोख्त। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी भट्ट साहब, देखें, ये मामला जो है ना ये शुरू हुआ था एक घड़ी से। मुझे ना ये बता दें, ये जो तोहफे तहाइफ हैं इनकी तहकीकात बनती हैं? कुछ समझा दें मन तक। देखिए, जो सरकारी दोशा खाना के अंदर जाते हैं उसके ऊपर तो तहकीकात बनती है। ओके। वो तो सरकार की मलकियत में ना, जाती मलकियत में तो नहीं है। वो अमानत है, बल्कि कौम की अमानत, कौम की अमानत है। वो मुझे जाती तौर पर तो नहीं दिया गया। ठीक है। मुझे सॉरी, मैं तो कभी बना ही नहीं। वो प्राइम साबिक वजीर आजम साहब को जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से वो तोहफा दिया गया। हाँ। और आप अगर उसको ले जाके बेच दें, आप ये देखेंगे तो एक हार है। मामला शुरू हुआ था एक घड़ी से। हाँ। कि एक मुल्क के सरबराह ने एक घड़ी दी आपको तोहफे में और आपने वो बेच दी। फिर इससे ज्यादा एम्बेरसमेंट ये कि जब बेची गई वो घड़ी वापस उस मुमालिक के सरबराह के पास पहुंच गई। अंदाजा करें कितनी शर्मिंदगी की बात है। यानी कि और डिटाई के साथ फिर खड़े हैं आप, डिटाई के साथ कहते हैं मैं ईमानतदार और दयानतदार हूँ। चले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो एक हार पिंडोरा बॉक्स हम कहें कि क्या कहें कि अब बस नहीं, लेकिन खुलना शुरू हो गई है। देखिए उन्होंने जाते जाते साबिक वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मेरे खिलाफ बड़ा कुछ निकलेगा, मेरे खिलाफ वीडियोस आएंगी, ऑडियोज आएंगी, मुझे दबाने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। उन्होंने पहले इशारा दे दिया था, तो इसमें कोई अचंभे की बात तो नहीं है, ये तो होना था, ये तो वो कह भी रहे थे और बार बार उन्होंने इस बात का। हर उस बंदे को पता था जिसने कुछ गलत किया होता है ना, तो वो अपने बचने से पहले के लिए पहले कहना शुरू कर देता है, ओ देखना जी मेरे खिलाफ तुम देखना वीडियो भी आनी कीजिए, वो मेरे खिलाफ इंज भी हो जाना जी। यानी कि उन्होंने पहले से लोगों का ज़हन था। और आप ये देखें 18 करोड़ रुपए में आपने हार बेच दिया, आप लोगों से फिर 100 रुपया चंदा मांग रहे हैं, भाईजान चंदा दे दे, और हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करनी है। यार क्या यार आप लीडर हैं यार, क्या लीडर हैं यार आप, यानी कि ये लीडर की क्वालिटी है, आप मुझे बताएं। अच्छा, अब होता क्या है, हमारे ये चंक्स हम सोशल मीडिया पे क्योंकि शेयर करते हैं, मतलब लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं कि हम क्यों इमरान खान साहब के बारे में ये सब बातें कर रहे हैं। हकीकत इन लोगों को नजर क्यों नहीं आती है? एक बात तय है, जो डिलीवर नहीं कर सका वो चला गया, ठीक है, अगले बंदों को चांस मिल रहा है। ये डिलीवर नहीं कर सके क्यों, मुझे नहीं पता, इनके सपोर्टर्स को नजर नहीं आता। ये भी डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो इनके लिए भी मुश्किलात हैं। इनको कोई आगे फूलों के स्टेज तो नहीं मिलनी, इनको कोई फूलों के बेड्स तो नहीं मिलने। ये तो थोड़ा तजर्बाकार चले, इतना अरसा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये संभाल लें शायद सिस्टम को वक्ती तौर पर। लेकिन अल्टीमेट आपने इलेक्शन की तरफ जाना है, आप इस चीज को मत भूलें। आपके पास परफॉर्मेंस क्या है? अब मैं इस चीज पे आऊँ, मैं चाहूंगा कि 25, 30, 35 नारे जो है ना वो ये भट्ट साहब बता दें कि इन्होंने क्या कहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। 35 तो मुझे याद है, मेरा ख्याल 65 इनको याद होंगे। तो मैं चाहूंगा जरा दोहराएं, थोड़ा सा बताएं ना यार, दोहराओ। आगे बड़ी क्यों आपने शो खत्म कराना है और फिर बाद में ये पूछना है कि कोई नारा पूरा भी हुआ है? अगर आप एक बात कहें, अगर आप कहें जी कि मैंने ये काम करना है और मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, तो उसके बाद आप अगर मुझसे फिर पूछें कि आपने किया नहीं तो इसमें क्या बुराई है, क्या बात है? कल को जो बातें शिवाशिव साहब आज कर रही हैं, कल को इनसे भी पूछी जाएंगी, हम लोग भी पूछेंगे, बाकी लोग भी पूछेंगे कि आपने तो ये कहा था। लेकिन एक इम्पैक्ट बताऊं आपको मैं लाहौर में, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से जैसे ही ऐलान हुआ और उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली, मैंने लाहौर के अंदर इदारों को इतना मुतहरिक देखा कि मुझे समझ ही नहीं आया। जाती उमरा का रूट, रायविंड का रोड का रूट, जौहर टाउन का जो प्राइम मिनिस्टर का जाएगा प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, इंतजामी मामलात शहबाज शरीफ साहब कैसे संभालते हैं? सफाइयां कल से हो रही हैं, फूल पौधे लग रहे हैं, अल्लाहू गोल चक्कर पे 3 महीने से ना घास लगी थी ना फूल लगे थे। अच्छा, आज वहां से गुजर के देखें, घास भी लग गई, फूल भी लग गए। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जो हम बता रहे हैं। आज LDA ने अपना किबला दुरुस्त करना शुरू कर दिया, जो ऑर्डर्स मुख्तलिफ थे वो रिवर्स होने शुरू हो गए। छुट्टी जिस तरह उन्होंने मुफ्त में 5 दिन काम करके 2 दिन लेना शुरू कर दी थी, अभी प्राइम मिनिस्टर के रिटर्न ऑर्डर नहीं आए, लेकिन वो रिवर्सल की तरफ चले गए। तो देखें फर्क तो है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिवशिप का डर खौफ तो है, ये तो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। कोई पूछने वाला बैठा है, पूछने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, इन्होंने तो ये बात की, अभी
तहरीक अदम एतमाद के ऊपर मामला गड़बड़ था, थोड़ा सा अंदर था अभी तक, यानी कि उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई थी। तो फाहद हमारे सोशल मीडिया के पॉलिटिकल्स के इंचार्ज हैं, मुझे वो बताते हैं, वो कहते हैं कि वो मेट्रो पे आते हैं। वो कहते हैं कि मैं आज सुबह मेट्रो पे, यानी कि मैं आपको ये 4-5 दिन पहले की बात बताऊं, मेट्रो पे आ रहा हूँ, कहता है मैं जैसे ही अंदर गया हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना सीढ़ियों के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ और वो रगड़ रगड़ के सीढ़ियों को ना सरफ के साथ साफ कर रहा है। यानी कि कहता इतने अरसे से मेट्रो चल रही है, मैंने उसकी सफाई होते नहीं देखी, लेकिन वो कहता है कि उसकी सफाई हो रही थी बाकायदा। ये क्या है? मैं खैर बहरहाल वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ अभी नहीं जाता हूँ, मुझे वैसे वो वज़ीर आज़म कहते हैं अजीब सा फील होता है। हाँ वाकई अभी वो पता अभी हमें कोई यकीन नहीं हो रहा, लेकिन हम मेरा ख्याल वो व्हाट्सएप पे 18 करोड़ वाली बात पे वापस आए, वो कौम को समझाना बड़ा जरूरी है। पता क्या, मैं आपको बताऊं, आप जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ ना कि इमरान खान साहब ने एक ऐसी पोत तैयार कर दी है कि जो आपकी सच्ची बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप उसको झूठ कर, क्यों लोगों के माइंडसेट ऐसे हो गए? माइंडसेट बना दिया गया ना, माइंडसेट बना दिया गया है, माइंडसेट बना दिया गया। आप सच्ची बात करें, आप उनको लॉजिक के साथ कहें। मैंने लॉजिक के साथ एक बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये थे उस वक्त, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अदलिया आपको सपोर्ट कर रही थी, बड़े इदारे आपको सपोर्ट कर रहे थे, इंतजामिया आपकी अपनी थी, हुकूमत आपके हाथ में थी, सब कुछ आपके हाथ में था। नवाज शरीफ साहब को किसने बाइट जाने दिया? मैंने नहीं जाने दिया। हाँ, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा कि वो मरने वाला ये है। रिपोर्ट किसने बनाई? रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, रिपोर्ट आपके इदारे ने बनाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी सीनियर डॉक्टर मौजूद है उस पैनल के अंदर जिन्होंने ये रिपोर्ट दी। अच्छा, आपने करप्शन की बात की, आपने क्या उनके ऊपर कोई करप्शन साबित की? भाई सब कुछ आपको सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं वो चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन साबित किसने करना है? मैंने नहीं करना। शायद अब साबित होने का वक्त आ गया। नहीं, आप साबित करने के बजाय नैब को कमजोर आप कर गए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद तब कोई बात नायाब लोगों का इत्तेमाद ही नहीं रहा। लोगों ने समझ लिया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बदले लेने के लिए। आप लोगों को कहते हैं ना कि भाई ये चीज है, वो कहते हैं ये व्हाइट कॉलर जराइम है। हाँ। भाई व्हाइट कॉलर जराइम में कुछ ना कुछ तो सबूत होता है ना। आप उनसे ये बात करेंगे, वो आपको आगे से लॉजिक के साथ जवाब नहीं देंगे, वो आपको आगे से गालियां निकालेंगे, बकायदा गालियां निकालेंगे, आपके पर्सनल अटैक आ जाएंगे। देखिए, आप आज़ादी जो राय की है, एहतराम करना चाहिए सबको। अगर कोई ऐसी बात थी, मेरा ख्याल है कि अगर आप ये पोस्ट सिनेरियो उठा लें पहले का, इमरान खान साहब के 2018 से आने के पहले का, तो जो हम लोगों ने जितना नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पे और नून लीग की गवर्नमेंट पे तनकीद की थी, लेकिन एक सिनेरियो था ना, उस वक्त एक राइट था, वो मनसब पे बैठे थे। ऐसे उसके बाद जब ये मनसब पे आए तो फिर मनसब पे आके जो वादे किए, जो बातें की, उस पर भी हमारा बात करना बनता था। फिर इन्होंने जिस बदतमीजी के साथ, देखें आपके वुज़रा जो थे साबिक हमारे, ना वो कोई बात सुनने को तैयार थे, ना वो कोई सवाल का जवाब देते थे, ना वो हमें भी झूठा कहना। उनका काम बस डिफेंड करना था ना, तो सच और डिफेंड करना तो वो फिर डिफेंड करना तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेस के साथ अली मोहम्मद खान साहब भी डिफेंड करके गए हैं, ठीक है, वो डिफेंड करना होता है। आप इनकी बदतमीजी को डिफेंड करना ना कहें, वो डिफेंड नहीं करते थे, वो सिर्फ वो सुनना चाहते थे, वो जो समझते थे बस। आपकी उनसे कोई ना लॉजिक से, ना ईमानदारी की बात से, ना कोई सच और हक गोई से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये चीज़ें तो फेस की हमने कोई 3-3.5 साल। अब ये आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा, जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा टाइम है, और इतना मुश्किल टफ टाइम लेकिन पे उस टाइम तक आप देखें कि कितनी हकीकतें खुल के सामने आएंगी ना। 18 करोड़ आपने तोहफे वाला हार जो 18 करोड़ में बेच दिया, घड़ी आपने पता नहीं कितने करोड़ में बेच दी, भाई वो पैसे कहाँ पे गए? अब मुझे वो सपोर्टर्स जो कि हम सोशल मीडिया पे जब ये अपनी खबरें शेयर करते हैं तो नीचे उन्होंने तूफान बदतमीजी मचाया होता है, मुझे ये बता दें कि उनको ये खबरें क्यों नहीं समझ आ रही हैं कि ये पैसे किधर गए? क्यों एक घड़ी जो भट्ट साहब बता रहे हैं कि पहले जी उनको तोहफा मिला जी और फिर पैसे रखे और फिर वो घड़ी वहां पर वापस जाती है, क्या आपका इमेज जा रहा है? मैं यहाँ बात काट के बताऊँ, ये भी ऐड अप करें कि अभी ये एक केस है, ठीक है, अभी जो एक मोहतरमा बाहर चली गई है कुछ दिन पहले, अल्लाह के फजल से अगर उनकी भी तहकीकात और छानबीन बड़ी मेरिट पे हो, बहुत ईमानदारी के साथ हो, तो आपको बहुत सरप्राइज मिलेंगे। ये ढकी छुपी बातें नहीं है। तमाम तर तहकीकाती इदारे, एजेंसियां प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त जाके इमरान खान साहब को बताती थी पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में किस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं, पंजाब में किस तरह लोगों को नवाजा जा रहा है, पंजाब में कौन कौन से नेटवर्क्स जो हैं वो साबिक जो उस वक्त सेटअप है सारा उसके साथ लिंक्ड है, ब्यूरोक्रेसी अहम पोस्टिंग देने के लिए किस तरह से चल रही है, और जिन लोगों के माजी में रिकॉर्ड खराब है उन ब्यूरोक्रेट्स को अच्छी अच्छी पोस्टिंग से नवाजा जा रहा है, और रिकॉर्ड चीजें हैं।
लेकिन उस वक्त कोई अमल दरामद नहीं होता बिल्कुल ऐसे ही है। और वो लोग जिनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करके इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि इतना हमारा क्योंकि मेहनत करके पूरा हम प्रोग्राम अरेंज करते हैं, बाद में आप लोगों के इस तरह से कोई बदतमीजियों वाले जुमले जब हम देखते हैं तो इंतहाई अफसोस होता है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आम आवाम की बात करने के लिए, वो चाहे इमरान खान साहब थे, वो चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं। अगर आम आदमी के लिए सहूलियात नहीं होंगी तो यहाँ बैठ के हम जरूर जिक्र भी करेंगे, तनकीद भी करेंगे। जो अच्छा काम होगा उसकी तारीफ भी की चंदा भी इकट्ठा करेंगे, चंदा भी इकट्ठा अच्छा, करके आम आदमी जमीन से नीचे चला गया। हाँ। इतनी महंगाई और बेरोजगारी के अंदर, और जिनके 4-4 गुना असासे बढ़ गए उनको बैठ के डिफेंड करने से मुझे नहीं पता कि हासिल क्या होता है। समझ से बाहर है। बट साहब मुझे आयशा ब्रेक का कह रही है, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, तो उन व्यूवर्स के लिए थोड़ी सी ना बर्दाश्त रखें, जाने कि हकीकत क्या है, थोड़ा सा अपने विजन को थोड़ा सा ना अपने विजन को थोड़ा सा वाइड करें और सोचें इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इतनी ज्यादा वो लगाओ और उसमें बह जाने के बाद ना वो जो जज्बात में बह जाते हैं आप लोग, वो अच्छा नहीं होता। हकीकत कभी भी नहीं झुटलाई जा सकती। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। FIA को अच्छा खासा काम जी मिल गया। पहले तो जी तो तोहफे तहफ़ दिए गए, इस पर तहकीकात होगी, फिर हसास इदारों और अहम शख्सियात के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, गिरफ्तारियां शुरू। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया किस तरह से बेलगाम होता जा रहा है और हर जगह पर आप अपनी कोई राय दे रहे हैं, उस पर लोग तनकीद कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। मतलब इखलाकियात नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई। दुरे नायाब। अच्छा देखें, आप अल्लाह करे कि ये FIA ईमानदारी के साथ काम करे और इदारों की जो तस्दील और उनका जो इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है उसके खिलाफ रुकना चाहिए काम। किसी फर्द वाहिद या किसी आपके मुल्क का इमेज क्या जाता आप किसी इदारे को कब किसी इदारे को कभी इस तरह से कभी किसी ने टारगेट किया था? सब ने अपने गुस्से निकाले, गम निकाले, जो महरूमियाँ हुई, ज्यादतियाँ हुई, सब ने अपना एहसार किया, लेकिन इस तरह कभी नहीं किया। और दुआ करें कि इनको कोई पुराने मशीरों की तरह FIA का और एहतसाब को मशीर ना मिल जाए, नहीं तो ये पूरा ही बेड़ा गर्क बैठ जाना है। अब हालात ये हैं कि आपकी रियासत के 2 सतूनों को जिस तरह झंझोड़ा जा रहा है, और वो बंदा जिसको पूरा तरह पता ही नहीं कि इनका रियासत में किरदार क्या है, इनका आइन में किरदार क्या है, वो रात को बर्गर खाता है, एक कोक पीता है, हैंड फ्री लगाता है, और उसके बाद वो जो स्टार्ट होता है और जो लिखना स्टार्ट होता है, और कोई तहजीब नहीं है, कोई दायरा नहीं है। अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमें तहजीब और दायरे के अंदर बिठाया गया है। हम कोई भी ऐसी बात करेंगे, यहाँ से निकलते ही नैब जो है या कैमरा जो है आपके फौरन नोटिस लेके आपसे पूछेगा कि आपने ये बात की, आपके पास इसका सबूत क्या है, आपने ये बात की तो आपने तहजीब से गिर के ये बात कैसे की। तो सोशल मीडिया को कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप सियासतदानों पर तनकीद करें, किसी को कोई मसला नहीं है। आप एक लिमिट रखें, एक ग्रेस रखें और इदारों को इस पर ना घसीटें। कल भी ये बातें सामने हुई हैं, और अगर इसी तरह करना शुरू कर देंगे तो ये 5th और 6th जनरेशन वार जो है ना, वो फिर हमने घर से स्टार्ट कर। बिल्कुल आप ना दुरे, आप ना भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये जिन लोगों के लिए आप गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये गुफ्तगू इन चीज़ों से बहुत दूर है, बड़े पास से हैं वो। उनको ज़बान ये समझ नहीं आती, उनको ये ज़बान समझ नहीं। मैं सिंपल बात करता हूँ, है ना, जो बुत हाथों से तराशे थे ना, वो ही बुत अब हमें बातें कर रहे हैं। जो बुत तराशे गए थे वो अब इनको बातें करेंगे। देखें, यही अदालतें थी, यही इदारे थे जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, जो आपको लेकर आए, जिन्होंने आपको हर तरह से बैकअप दिया। जब यही इदारे, यही अदालतें आपके लिए रात को उठ के जो है दूसरी जमात के लोगों के लिए इकदामात उठाती थी, उस वक्त ये इदारे बहुत अच्छे थे। तब आप ये कहते थे वाह 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 वाह, जबरदस्त, वेल डन, वाह फला, ये मैं नाम नहीं किसी का लेता, सबको पता है। अब ये इदारे बुरे हो गए। ये इसी वजह से हो गए हैं कि चूंकि हमने शूतर बेलगाम की तरह इनको इजाजत दे दी कि ये जो मर्जी करते रहे, तो इसीलिए अब वो मैं लफ्ज नहीं यूज करूंगा जो इनके लिए, वो क्या यूज किया जाता है। नहीं छोड़े, अब हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गू पे जा रहे थे, हम इनको चलें छोड़े। हम टेक्निकल बात करते हैं ना, कि जब सेनेट के इलेक्शन होते थे, उसकी अदम एतमाद की बात हुई, तो हुकूमती हलकों के अलावा ओपोजिशन से वोट पड़ जाते थे। क्या आप उस वक्त उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे? तब भी आप ये कहते हैं, आप भी कहते हैं ना कि उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। ज़मीर की आवाज के ऊपर इन्होंने दिया है। अब देखें ना, और अब अगर ज़मीर की आवाज निकलती है तो उसको गद्दारी भी कहते हैं। एग्जैक्टली। कल इस्लामाबाद में क्या हुआ है, एक PTI के रुकने असेंबली को जो पीपल्स पार्टी वालों के साथ बैठा, फैमिली लॉन्च के अंदर जो है वो इफ्तार डिनर कर रहा है, आपके लोगों ने उसको उठ के गालियां निकालनी शुरू कर दी। आपका क्या ख्याल है, कोई आदमी मुझे मेरी फैमिली के सामने गालियां निकालेगा तो क्या मैं चुप करके सुनता रहूंगा?
भाई डेफिनेटली रिएक्ट करूंगा गुस्से का ना। इजहार करें बिल्कुल, किसी बिल्कुल। फोरम पे, किसी तन्हाई के मामलात में आप करें, ठीक है, आपका जो गमो गुस्सा निकलता है, आप जो बात करते हैं, लेकिन फिर तहजीब के दायरे में रहें। अच्छा, देखिए फिर ये होगा नहीं, ये आप ये कहते हैं कि जी हम घरों के जाके यूं कर देंगे, आप इदारों के खिलाफ देखें, सोशल मीडिया, आप क्या समझते हैं क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या इन लोगों के घर नहीं है, उन लोगों के घरों के बाहर नहीं जा सकते? लेकिन वैसे माजरत के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारा नून लीग और पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया सेल तो बिल्कुल ही एवं ठप ही गया है, जवाब देने की जहमत ही गुवारा नहीं करता। भाई आप तहजीब के दायरे में रह के उनको जवाब दें। अच्छा, जब मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब या नून लीग के जो बाकी लीडर है वो इदारों पे तनकीद करते थे, उस वक्त वो गद्दार करार देते थे, तो ये क्या है? वो निशानियां करते थे तो वो गद्दार करार देते थे। आज जनाब ये कर रहे हैं तो आज ये गद्दार नहीं, ये मुहिब और वतन है। आप क्या समझती हैं बट साहब, आप भी और अना, आप क्या समझती हैं कि अगर ये ताकतवर इदारे, रियासत के सतून अगर ये चाहते हैं तो ये 3 महीने भी हुकूमत चला सकते थे? पॉसिबल ही तो नहीं। हमें ये समझना चाहिए ना बात बिल्कुल। को, हमें ये समझना चाहिए कि ये इतनी चीजें आसान नहीं होती, इस तरह से नहीं होती। जब पूरे मुल्क में ये बात तय हो गई थी कि पंजाब में किस तरह से बदइंतजामी चल रही थी, पंजाब के वजीर आला उनके नेक्सिस क्या क्या चल रहे थे, क्या बातें हो रही थी, तमाम रियासती इदारे जो हैं वो वक्तन फवक्तन रिपोर्ट्स भी दे रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के कानों में बात गोश गुजार कराई जा रही थी, तब कोई एक्शन नहीं हो रहा था, वो चुप करके बैठे थे ना। वो तो इस तरह से 1 ऑफ 1 फ्रंट पे कॉन्फ्रंट नहीं कर रहे थे। अब आप ये समझते हैं कि शायद ये जो कुछ भी हुआ है, अब जो लोगों की ज़मीर की 172 लोगों की ज़मीर जगह है, तो शायद इनके कहने पे जगह है, ये तो मुझे हंसी आ रही है। बात ये सिंपल बात है कि इन्होंने जो मुहिब वतन और गद्दारी के सर्टिफिकेट जो उनसे ना, अब हम इन लोगों से लेंगे। हाँ, सही बात है। अब हाँ, मैंने तो आपको उस दिन भी कहा था, आप, मैं, दूरे, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है इनमें से भी कोई उनका सपोर्टर हो, उसको निकाल के बाकी हम सारे गद्दार हैं। हाँ। ये सारे मुहिबे वतन हैं, क्योंकि हमने इनकी गलतियों को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। हम उस वक्त भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सब्र करें, तहम्मुल करें, ये गवर्नमेंट आई है। अच्छा, मुझे ना कल मैंने एक पोस्ट डाली तो मुझे एक साहब ने उसके ऊपर कमेंट किया कि जी भट्ट साहब, आप पीटीआई के ऊपर हमेशा तनकीद करते हैं, कोई नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी करे। तो मैं ना अमूमन जवाब नहीं देता होता, लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके के साथ मुझे कहा, मैंने उसको जवाब दिया। मैंने कहा यार बात ये है कि जो देखे, और ये हकीकत है, जो हुकूमत वक्त में होता है तनकीद उसी पर की जाती है। बिल्कुल सही कहा, उसी की गलतियों की निशानदेही की जाती है कि भाई हम जिम्मेदार वो है ना, रिस्पॉन्सिबल है ना वो। हम आपको दिखा रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपने कहा ये था, आप कर ये रहे हैं। तो मैंने कहा ये आए हैं, सब्र करें जरा थोड़ा, और ये हकीकत है, हम देखेंगे अगर शहबाज नहीं करते, भी तनकीद होगी, हम वो भी करेंगे। देखिए उन्होंने क्या सीखा, लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में क्राइम बढ़ रहा है तो पिछलों का कसूर, महंगाई बढ़ रही है तो पिछलों का कसूर, आपकी नौकरियां चली गई हैं तो पिछलों का कसूर, खजानों पे बोझ पड़ रहा है तो पिछलों का कसूर। तो एक वतीरा रहता है ना, जो तो भी अब हम तो ये काम नहीं करेंगे। अब जो ये मनसब पे बैठ चुके हैं, कुछ दिन बाद इनको चलने दें, फिर देखें इन पे तनकीद बिल्कुल जो जायज होगी बनेगी, और जो की जाएगी उन्हीं पे की जाएगी ना। हम तो घर जाने वालों पे इस तरह से बातें नहीं करेंगे कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, लेकिन कसूर जो है ना वो पिछली गवर्नमेंट का, जी वो घर जाके यही कहते थे, आखिरी जुमला यही कहते थे कि इदारों पर अगर आप तनकीद करेंगे तो ये आप दुश्मन को मजबूट कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अब क्या कर रहे हैं? किसी वजीर ने तो बाप का दर्जा भी दे दिया था। यू टर्न वाली बात नहीं आपने, यू टर्न भूल गए भट्ट साहब। यू टर्न तो बहुत मामूली बात है। एक वजीर साहब ने कहा जी कि एक रियासती इदारे के सरबराह जो है ना वो हमारे बाप की हैसियत रखते हैं। नहीं, यहाँ तक लोगों ने, यानी कि इनके जलसों के अंदर ये प्ले कार्ड्स लेके गए कि काश आप हमारे वालिद होते। ईमानदारी वाली बात है, ये सारी चीजें कभी आरके स्ट्रॉन्ग्स होती ना, हम ये चीजें निकाल के सुनाते और दिखाते। तो अब आप उन्हीं को, जिनको आप अपने वालिद का दर्जा देते रहे या जो कहते रहे कि आप ये हमारे वालिद होते काश हैं, आप उन्हीं को जो है वो सरेआम रुस्वा करने के लिए तुले बैठे हैं। अब ये कहाँ पे चले? देखिए मैं यकीन करता हूँ, आखिरी बात इसी सेगमेंट में करूंगा कि आप दोबारा आए, किस तरह भी आए, इलेक्शन में अच्छे तरीके से आए, लेकिन ये जो दरमियान वाला थोड़ा सा पीरियड है ना, ये जो इस तरह खराबी कर रहे हैं और इस तरह की बदगुमानियां पैदा कर रहे हैं इदारों के दरमियान चीजों को, ये सियासत में ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं चलती, ये चलती भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका ओवरऑल इमेज क्या जाता है, इस तरफ भी देखना चाहिए। देख लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और आज की खबर जो लीड स्टोरी है डेली सिटी 42 की, वजीर आला का शफाफ इंतखाब जरूरी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। और अभी अपडेट आपके साथ शेयर की है जी, कॉज लिस्ट तैयार की जाएगी, फैसला महफूज जो कल किया गया था आज सुनाया जाएगा। जी भट्ट साहब।
कि वैसे ही आज 13 तारीख अगर आज सुना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर लंबा हो गया तो फिर वैसे ही 2 दिन बाकी रह गए। 16 को इजलास खुलवाया हुआ है तो 16 को तो होना ही होना है, लेकिन मामला जो है वो हुकूमत के हाथ से निकल गया। अब का थोड़ी निकला हुआ है, वो तो कब का निकला हुआ। मैं तो चले मैं अच्छा, फेडरल और पंजाब में एक फ़र्क भी है। बरसों की बात मैंने कि कंक्लूड भी थोड़ा सा करने में आसानी होगी। वहाँ पे एक बंदे ने अचकन सिलवाई थी, यहाँ पे तो सुना 2-3 बंदों ने अचकन सिलवाई। सही क्या कंपटीशन टफ है यहाँ। क्यों कंपटीशन टफ है? जो हमने अलामती इजलास देखा दुर्रे ने, आप उसमें तो वाज़े अक्सरियत हमजा शहबाज को मिली है। अब बस देखिए, ख्वाहिशात में तो आप किसी पे वो काबू तो नहीं कर सकते, पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि जी आपकी ख्वाहिश है, आप अब ये ख्वाहिश नहीं कर सकते, अब ये नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, अब 2-3 अचकने जब तैयार हों तो फिर फैसला करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। मुझे ना अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो चौधरी साहब हैं बड़े ज़ेरिक सियासतदान हैं, इस मरतबा उनसे गलत फैसला हो गया। हर बंदा, मेरे ख्याल से मैंने अपने इर्द गिर्द जिन लोगों से बात किया, हर कोई जो है वो ये कह रहा है। लेकिन कल वो खबर भी थी कि उन्होंने फिर वो जरदारी साहब से रब्ता करके देखिए, अब आप जितना मर्जी रब्ता कर ले, बात ये है कि ट्रेन तो मिस हो गई। अब तो ट्रेन मिस हो चुकी है, अब आप उसके पीछे भाग रहे हैं, वो आपकी पहुंच से बाहर निकल गई हुई है। अब फैसला अदालत के ऊपर मुनहसर है। आप ये देखें ना, आपने डिप्टी स्पीकर से तमाम इख्तियारात वापस लिए, अदालत ने उसको वापस बिठा दिया। हालांकि वो आइन की पासदारी कर रहा था, आइन की पासदारी वो कर रहा था। ऐसा काम नहीं कर रहा था कि उसको उठा के अपने बाहर। यानी कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने आला अदालत के अंदर खड़े होकर कहा, अटॉर्नी जनरल ने, कि जी हमने इजलास बुलवाया और कल इलेक्शन होगा। उन्होंने तो उसकी पासदारी की, बैक स्टेप पे तो नहीं गए। यहाँ तो ये होता ना कि वहां पे ना कहते तो चले बात भी बनती थी। अब बात ये है कि अब ये इलेक्शन हो जाए। अब मुझे तो ये मज़ा आ रहा है कि अगर नीचे हमजा देखे ना, ऊपर वालिद साहब, नीचे बेटा, क्या वो बनेगा है, कैसी चलेगी। अब पता नहीं हमजा साहब के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है वालिद साहब वाली उस तरीके से, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी रिजर्वेशन वो चलाएंगे, जारी बात है। लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इनके पास अपनी नंबर गेम जो है वो पूरी है। और मैं आप पूरी नहीं बल्कि ज्यादा होने का दावा कर रहे हैं, वो ज्यादा होने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल होगी उनके पास, बिल्कुल होगी। और अभी तो वो जो चीना ग्रुप है वो इनके साथ कांटेक्ट में हाँ जी, उन्होंने कहा था कि हम गौर कर रहे हैं। लेकिन और डूबती कश्ती के अंदर कौन सवार होता है, मुझे बताएं। अच्छा, ये दूसरी बात है कि अदालतें भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ देख रही हैं कि कोई खुद ही आइन को जो पाबंदी बनती है उस पर पाबंदी का इतलाक कर दे। जो आइन कहता है वो चल पड़े। अदालत को देखिए, अदालत को बहुत ज़्यादा तो अपना वक्त बर्बाद करने का मेरा ख्याल है कोई शौक नहीं होता, और अपनी चीज़ें ख़राब करने का तो कोई मसला नहीं होता ना। तो आप जो आइन के मुताबिक बनता है आप वोटिंग कराएं और उसके बाद इस चीज़ को ख़त्म करें, क्लोज करें। पंजाब में हालत क्या हो गई है देखिए आप। और जो एक निगरान वज़ीर आला के पीछे छुपे हमारे मोहतरम साबिक रहनुमाएँ हैं, तो वो कौन सा फैसला कर पा रहे हैं? जो फैसला करते हैं वो कर नहीं सकते, जो काम उठाते हैं वो उस काम करने का पाबंद नहीं है, इख्तियार रखते नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात की तरफ जाएंगी। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि कप्तान अपनी टीम के अंदर मुख्तलिफ वर्कर्स को जो है, मुख्तलिफ पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी वो पहचान नहीं कर सका कि कौन उनके साथ मुखलिस है, कौन उनके साथ चल सकता है। हालांकि पहले दिन से वो टीम स्ट्रांग होने की बात करते रहे हैं। यानी कि इस टीम के अंदर सारे वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, उस दिन भी ये नाम गिनवाया। मैं ईमानदारी के साथ हम अगर बात करें ना, तो देखें वो सारे लोग खड़े हुए एंड पे और अच्छे तरीके से वाइंड अप किया अपनी सारी चीज़ों को, जिनको बेचारों को कोई बहुत ज़्यादा रोल दिया ही नहीं गया। और हम समझते थे, अब जाके हम इस चीज़ पे कंक्लूड किया जब इनकी 3-3.5 साल बाद गवर्नमेंट गई, कि वो बंदे सबसे बेहतर और करीब मुशीरों में होने चाहिए थे। बिल्कुल आपने, और इस कौम ने खुद भी माना कि हाँ ये हमारे बेहतर लीडर थे जो खड़े रहे आखिर तक। और जो नहीं खड़े रहे वो तो मीडिया पे आके किसी भी ताकतवर सुपर पावर किसी भी मुल्क के खिलाफ नारा लगाने की जरूरत नहीं रखते। दुर्रे नायाब, आपको पता नहीं जिस मेरिट के मुताबिक उन्होंने काम किया ना, हम उस मेरिट तक पहुंच ही नहीं पाते। तो वो उनका मेरिट अलहदा था जिस पर उन्होंने तमाम तायनात। और ये बात बड़ी जल्दी हाईलाइट हो गई थी जिस वक्त शमशान बुखारी शाह साहब को हटाया गया था उनके मनसब से, क्योंकि उनकी जुबान बहुत ज्यादा शाइस्ता आप ये देखें ना, वो ये काम कर नहीं सकते, वो काम कर नहीं सकते थे। आप ये देखिए कि एक बंदा जो आपको गालियां निकाल के जहांगीर तरीन साहब के साथ चला गया, ठीक है, उनके साथ जाके बैठ गया तरीन साहब के ग्रुप के अंदर। मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता बाद में पता लगे साड़ी इश्तिहारी पार्टी है। अच्छा, उनके गालियां निकाल के बैठ गया।
और मैंने उस वक्त कहा, मेरे प्रोग्राम भी निकलवाए, मैंने उसके ऊपर अपने ब्लॉग्स भी लिखे। मैंने कहा ये बंदा डबल गेम कर रहा है और ये वापस आएगा। उसने डबल गेम की, वो तरीन साहब को गालियां निकाल के वो वापस आया और उनके चरणों में बैठ गया, बुजदार साहब के चरणों में बैठा, बकायदा चरणों में बैठा। नहीं जी, इससे बड़ा तो लीडर है ही कोई नहीं है। आप फिर उनको ठुड्डा मार के एक तीसरी पार्टी के साथ जाके बैठ गए। अंदाजा करें, उन तीसरी पार्टी वालों को सोचना चाहिए कि भाईजान ये वजारत के लिए तो आ गया है। ना सिर्फ वो आया बल्कि उनके साथ एक दो साहब और भी लोग हैं, और ये वही लोग हैं जिनकी उनके साथ लड़ाई थी। अब ये अपने मफादात की खातिर आके इधर बैठ के बस अल्लाह ताला ही रहम करे। और ये वो और हमारे मोहतरम दोस्त ना सिर्फ आपको, मुझे या व्हाट्सएप को तरीके का निशाना बना लेंगे, लेकिन जब आप सही इस्लाह की तरफ जाएंगे ना कि यार अब पहले अपने लोगों को मुहासबा स्टार्ट करें, ठीक है, जो अभी आपकी पार्टी के अंदर ही बैठे हैं और फायदा उठा के दोबारा पार्टी अभी डिसॉल्व नहीं हुई उनकी, अभी उनके बहुत ज्यादा जो है आप देखें कि जो ये कहते हैं कि फॉलोइंग बड़ी ज्यादा हो गई है, और वो जो लोग निकल गए जरा वहां पे है ना, वहां पे क्यों नहीं आएंगे? उनके पीछे 4 डाले चलते हैं, उनके पीछे 16 20 गनमैन हैं, वो सफाक किस्म की तबीयत रखते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे आके कहा कि हमारे साथ खिलाफ या हमारी फैमिली के खिलाफ किसी ने कोई बात की तो फिर हम उस तरह से पेश आएंगे। अच्छा, आपको एक बड़ी उनके खिलाफ कोई बात नहीं। मुझे आयशा काफी देर से ब्रेक का कह रही हैं, ब्रेक की तरफ हमने जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ हमने आना है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबर यह है कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। वजीर आजम ने हफ्तावार 2 छुट्टियां खत्म कर दी हैं। क्यों बट साहब छुट्टियां खत्म की गई? वैसे हमें क्या लेना देना, ना हमें पहले छुट्टियां मिलती थी ना अब मिलेंगी। हाँ ये देखे ना, मैं भी यही सोच रहा था, चलो ये छुट्टी खत्म कर दी, हमें क्या फर्क पड़ा है। अच्छा, लेकिन ना ये अच्छी चीज़ है, उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया, लेकिन इसका वफाक के उन मुलाजमीन के ऊपर जो छोटे लेवल के नायब कासर टाइप के जो लोग हैं, अब देखें वफाक के अंदर बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे हैं जो मुख्तलिफ देहातों से पिंडी से बाहर बिलोंग करते थे। वो बेचारे जुमे वाले दिन चले जाते थे, वो उन अपने कपड़े शपड़े जितने भी हैं वो धुला धुलू के वो घर वापस ले आते थे। उनको ये बचत होती थी, क्योंकि देखिए सैलरी तो इतनी है नहीं, ये था, ये उनको नुकसान है। लेकिन जो बड़ा नुकसान हुआ है वो बड़ा नुकसान हुआ है बाबुओं को, है नहीं, बाबू को एक और भी नुकसान हुआ है। वो बाबू जो पहले 10, 11, 12, 1 बजे दफ्तर आते थे और लेट सिटिंग करते थे, अब जब उनको 8 बजे दफ्तर आना पड़ेगा ना तो उनकी हिम्मत ही नहीं रहनी कि 3 बजे तक बैठे। और छुट्टियां भी खत्म हो गई तो ये मातहत अमले को जबरन जबरदस्ती जो है रात को 7-7, 8-8 बजे बिठाए रखते थे, क्योंकि बाबू को खुद मूड था ना, शाम को दफ्तर चल रहा है, आराम से बैठे हैं, एसी लगा के सामने टीवी लगाया हुआ है, मैच चल रहा है, चाय आ रही है, कॉफी आ रही है। अक्सर खबरें शेयर करते थे कि जी एसी ऑन है और दफातर अभी कोई नहीं आया, तो उनको बदुआएं लग गई, अब सुबह 8 बजे आएंगे भी। बाय द वे खोखर साहब की ड्यूटी भी शुरू हो जाएगी। वो तो खोखर साहब 8 बजे खोखर साहब देखें, खोखर साहब जो है ना, आंधी और तूफान हो, वो 8 बजे अपनी ड्यूटी पर होते हैं और वो बता रहे होते हैं फलां अफसर भी नहीं आया, फलां अफसर भी नहीं आया। और अफसरान ने ना खोखर साहब की वजह से अपनी विंडोज काली करा ली हैं या पर्दे लगवा लिए कि वो अंदर देख ना सके कोई बैठा है कोई नहीं बैठा। और ये मैंने वाकई जाके खुद भी देखा सेक्रेटेरिएट में कि लोग इतना घबराते हैं कि यार बाहर से खोखर साहब जान के ना हाजिरी लगा लेते हैं फौरन। अच्छा है, अच्छा है शहबाज शरीफ साहब ने किया, लेकिन ये है कि फिर इसके ऊपर वो चेक एंड बैलेंस रखना ये है कि जी अगर टाइम पे पहुंच रहे हैं तो जो उनके काम है वो कर भी रहे हैं या नहीं। ये मुश्किल है दुरेन, आप बहुत मुश्किल है। एलडीए वालों का हाल देखे ना कि उन्होंने एक खिलाफ ज़ाब्ता खुद ही फैसला कर लिया अथॉरिटी में जाके जी कि हम 5 दिन काम करेंगे, हफ्ता इतवार छुट्टी करेंगे। हालांकि सूबाई महकमा बिल्कुल ना कर सकता था, ना कोई ऐसा रूल था। अब उन्होंने कर लिया, 1 हफ्ता किया, ऊपर से शहबाज शरीफ साहब आ गए, उनको तो पता नहीं था ये बात। वो आते ही उन्होंने जो है ये फैसला किया। तो कल अब यही बात हो रही थी जब मेरी डीजीएलडी से बात हुई, वो कह रहे थे कि जी अब तो हमें करना पड़ेगा। तो मैंने कहा तहरीरी ऑर्डर तो आने दे, कहते नहीं बस प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो खत्म, हफ्ते की छुट्टी बंद। तो मैं इतना हंस रहा था, मैं कहता कि देखें यार ये हालात क्या हो गए हैं। अच्छा, इसके अंदर अवाम का भी फायदा देखे ना। अब अवाम को जो है, जो इदारे हफ्ते वाले दिन बंद होते थे, जिनको 2 दिन इंतजार करना पड़ता था, कोई अहम काम रुक जाता था, वो हो जाएगा, वो हफ्ते वाले दिन हो जाएगा। चलिए नहीं, थैंक यू सो मच भट्ट साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया, दुरेन आयाब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक, इसके बाद हेडलाइंस, फिर शो में दोबारा से हाजिर होंगे। सईद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। सो नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में जो आज का हमारा टॉपिक होगा, बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं इंतहाई ब्रिलियंट होते हैं, स्कूल्स जाते हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं अक्सर, जिसको हम कहते हैं ना इमोशनल तौर पर बच्चे कुछ चीज़ों से इतना अटैच होते हैं,
उनका एक्सपीरियंस कुछ इतना बुरा रहता है, डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, कंपैरिजन पे उतर आते हैं, एहसास कमतरी का हम अक्सर जिक्र करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों बच्चों की ज़हनी सलाहियतें इससे मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं? यहाँ पर एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। एजुकेशनिस्ट है मनाल ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच एना फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। आपका एक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत बड़ा और अहम इशू है, आपके बच्चों की पर्सनालिटी थ्रू आउट चेंज होकर रह जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों में क्यों, क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली बात तो ये कि बच्चा और डिप्रेशन का तो ताल्लुक ही नहीं है कोई। मतलब एक बच्चा है, उसको डिप्रेशन से कोई लेना देना होता ही नहीं। बच्चों को तो कहते हैं ना बिल्कुल फिक्रों से बिल्कुल आजाद होते हैं और किसी चीज से कोई लेना। ये सारा देखिए स्टार्ट होता है घर से। अगर आप कहते हैं कि ये स्कूल टीचर के ऊपर है या स्कूल का रोल है, ये टू वे होता है। ये घर से स्टार्ट होता है और फिर ये स्कूल से ही तरबियत फिर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। दोनों टू वे से स्टार्ट होता है ये। अगर आप कह रहे हैं कि टीचर एक मुकम्मल एक बच्चे की पर्सनैलिटी बना रही है, तो वो भी गलत है, क्योंकि घर में भी जो होते हैं वालिदैन, उनका भी रोल पार्ट प्ले करना चाहिए यहाँ पे। तो जो सोशल और इमोशनल नीड्स होते हैं बच्चों के, वो वहाँ पे कमतली होते हैं, जो पेरेंट्स को काम करना चाहिए उसके ऊपर, और टीचर्स को भी। अच्छा, इसमें काउंसलिंग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपको सेशंस कुछ पेरेंट्स के साथ भी ऐसे रखने पड़ते हैं? ऐसे ही होते हैं। कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे कह लें कि उनके घर के अंदर ताल्लुकात जो पेरेंट्स के आपस में होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, या घर में एक जॉइंट फैमिली हमारा माशाल्लाह बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है, तो यानी इससे भी आपके बच्चों की पर्सनैलिटी जो है बहुत डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इसके अंदर। बच्चे देखता है कि पेरेंट के अंदर अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है फैमिलीज में, या बहुत बिजी पेरेंट्स भी अगर होते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं कि बच्चे की जो मेंटल लेवल होता है, कैपेबिलिटीज होती हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल भी सारा खत्म हो जाता है। सही जिसकी वजह से हम टिप्स भी लेंगे, कुछ क्लासरूम में बच्चे की पर्सनालिटी किस तरह से मुतासिर होती है वो भी जानेंगे। अब वो बच्चे जो इस तरह के माहौल में हैं, आपको तो क्लास में बिल्कुल ही डिफरेंस नजर आता होगा कि एक नॉर्मल बच्चा किस तरह बिहेव कर रहा है और वो बच्चा जो इस तरह के माहौल से आ रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, कैसा डिफरेंस होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसे बच्चे को हाईलाइट नहीं किया जाता बार बार, कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा शरारती है तो उसको बार बार हाईलाइट कर करके उसको बोला नहीं जाता, जिसकी वजह से वो बच्चा फिर मेंटली वो एक्सेप्ट कर लेता कि मैं हूँ ही ऐसा, जो गलत है। तो बिहेवियरल नीड्स हर बच्चे के बच्चों को डिफरेंट तरीके से उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स के साथ वो ट्रीट करे। अगर तो टीचर ऐसा करती है तो उसकी क्लासरूम बहुत सक्सेसफुल होती है, और फिर वो जो बच्चा होता है वो एक्चुअली टीचर को आइडियल और रोल मॉडल भी बना लेता है। टीचर्स का रोल आप कैसा देखते हैं? मुझे तो यहाँ पर टीचर्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, टीचर्स एक तो एकेडमिक्स लेके चल रही होती हैं, साथ में कॉपी चेकिंग कह लें आप, करिकुलम ले लें आप। मुझे अपना टाइम याद आता है, हमारे लिए हमारे टीचर्स ना रोल मॉडल होते थे। बिल्कुल ऐसे जैसे वो उठ बैठ रहे होते थे, बिल्कुल ऐसे ही खुद ब खुद कॉपी करना शुरू। और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा फिर चाहता है कि हम बड़े होकर टीचर बनेंगे, क्योंकि वो आपसे इंस्पायर बहुत ज्यादा हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। तो एक टीचर का जो रोल होता है बहुत अहम रोल होता है, ताकि बच्चा उसे पसंद करे। बच्चों को प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, मतलब एक बच्चा दुबला है, एक बच्चा मोटा है, आप डिफरेंट नाम रख रहे हैं, बच्चे की पर्सनालिटी उससे दबना शुरू हो गई। एक बच्चे का रंग बहुत ज्यादा काला है, एक का बहुत ज्यादा गोरा है। कंपैरिजन फैमिलीज में किए जा रहे होते हैं। ये पता है क्या, ये स्कूल से नहीं होता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये सारा घर से स्टार्ट होता है। घर में जो माहौल होता है उसमें आप मजाक ही कह देते हैं, मोटे पतले काले, जिसकी वजह से बच्चे फिर समझते हैं कि ये आम चीज़ है, तो वो फिर अगले को भी वही रिपीट करते हैं। बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप कर रहे हैं, जो हम एडल्ट्स कर रहे होते हैं, जो टीचर्स कर रही होती हैं, बच्चे उसको रिपीट कर रहे होते हैं। तो जो घर में अगर आप ये माहौल पैदा करते हैं कंपैरिजन का, बच्चे को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने का, वो बहुत गलत है। वो फिर नेचुरली बच्चा फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और समटाइम्स वो बच्चा बुली भी बन जाता है। बुली भी बन जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से बच्चों की जो तालीमी और सरगर्मियाँ हैं वो मुतासिर होती हैं, बच्चा अपनी तालीम से पीछे हटता जाता है अगर वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता रहे? बिल्कुल ऐसा ही होता है। टीचर ऑब्वियसली हेड, और जो टीचर होती है उसका ये रोल होता है कि वो देखे कि बच्चे की तालीम कहाँ पे डिटोरिएट कर रही है। वो उसी वक्त ही समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है, घर में कोई मसला चल रहा है, या बच्चे के साथ साइकोलॉजिकली कुछ चल रहा होता है, क्योंकि ये फैक्टर्स बाकी में इन्वॉल्व होते हैं कि बच्चे का जब एकेडमिक्स वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। इसको सही करने के लिए फिर पेरेंट्स को जो है इन्वॉल्व होना पड़ता है।
जी। अगर हम वहाँ पे ही कंपैरिजन करना शुरू कर दें, मुझे बहुत सारे स्कूल्स का पता है जहाँ पर आपके जो स्टार्स ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको अलहदा से एक कैटेगरी में बिठा दिया जाता है। मेरे ख्याल से ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बिलीव करते हैं डिफरेंशिएटेड लर्निंग में, मतलब हर बच्चा डिफरेंट है और हर बच्चे को डिफरेंट तरीके से हम लोग उनके एग्जाम्स भी दिलवाते हैं, उनको ट्रीट भी वैसे ही करते हैं और ग्रुपिंग्स करते हैं ऐसे कि ऐसा नहीं कि सारे ब्रिलियंट बच्चे एक जगह बैठ जाएंगे या सारे जो डल बच्चे हैं या तो चैलेंजिंग बच्चे हैं वो एक जगह बैठ जाएंगे, नहीं। उनकी ग्रुपिंग स्ट्रैटेजी होती है, वो सब एक साथ मिलके बैठते हैं और ये टीचर का रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्ट्रैटेजिकली उसको हर हफ्ते चेंज करे। मगर बच्चे को ये बताया नहीं जाता कि उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता क्लास के अंदर कि वो बच्चा जो है एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। एहसास कमतरी का जो शिकार बच्चे हैं, कुछ मुझे पॉइंटर्स बताएं किस तरह हमने कुछ पेरेंट्स को भी गाइड करना है ना। जी बिल्कुल। क्या सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको लगे कि आपका बच्चे के अंदर कोई इशू है? जब आपको लगे कि आपका बच्चा बहुत मूडी हो जाता है, बात बात पे रोने लगता है या कभी कभार लथार्जिक फील करता है, एनर्जी फील नहीं होती, उसका दिल नहीं चाहता कुछ करने को, ये सिम्टम्स होते हैं, ये मतलब इससे इंडिकेशंस हैं कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है दिमागी तौर पे। जब बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट दिखाए हर चीज में और जब उसकी ईटिंग हैबिट्स भी खराब हो जाए, ये एक सिम्टम्स हैं कि बच्चे को कुछ साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम चल रहा है। सही। अच्छा, क्या बहुत सारे महंगे स्कूल ही आपके बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं? नॉट नेसेसरली, ये एक अच्छी टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। एज आई सेड बिफोर कि जो टीचर का जो रोल है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक छोटे स्कूल में भी कोई एक ब्रिलियंट टीचर हो सकती है जो अपनी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकती है। ये एक टीचर का रोल मॉडल होता है कि वो किस तरीके से लेके चलती है और फिर टीचर से पहले आता है लीडरशिप के ऊपर कि जो लीडर अपनी टीचर्स को कैसे गाइडेंस दे रही है, क्या कर रही है, कैसे उनको लेके ट्रेन कर रही है। सही। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, कुछ बच्चे उनकी पर्सनालिटी इस वजह से दबकर रह जाती है कि उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा हादसा ऐसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता मदर चले गई, फादर चले गए, बच्चे हमेशा से हमें इस तरह के बहुत ही डल नज़र आए हैं। ऐसा ही है। कैसे इन बच्चों को जो है वो दोबारा से आप नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आ सकते? तजर्बे में 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे आ चुके हैं मेरे पास एंड उसमें था कि एक की सिस्टर की डेथ हो गई थी, उसके सामने ही एक्सीडेंट हुआ था तो शी डाइड। वो बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है उन बच्चों के लिए क्योंकि वो जब इंसिडेंट खुद देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं फैमिली में, तो वो एकेडमिकली भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे सही से क्योंकि वो जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि वो फैमिली में भी देख रहे होते हैं कि फैमिली भी डिस्टर्ब्ड है, तो वो नेचुरली खुद भी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर बीमार है, मैं मिसाल के तौर पे अगर माँ बीमार है, बच्चा देख रहा है कि माँ बीमार है, बाप भी लगा हुआ है कि माँ की टेक केयर कर रहा है, बहन भाई भी लगे हुए हैं, तो छोटा वाला जो बच्चा है वो देख देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है उस चीज़ को देख देख के, उसके दिमागी तौर पर बहुत असरात हो रहे हैं, उसका बिहेवियर इशूज़ फिर स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा जी, क्या बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है? मुझे ये बता दें, हम कहते हैं कि जी बच्चों को पढ़ना चाहिए, आप सारे काम छोड़ दें, आजकल तो सोशल मीडिया टैब्स ये वो बच्चों के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बच्चों को एक्सप्लोरेटिव होना चाहिए। ये जो हम सोचते हैं कि बच्चों को बस पढ़ाई लिखाई में लगाने, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये कल्चर डेवलप सिर्फ हम लोग सब कॉन्टिनेंट में है हमारा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिलीज एक दूसरे के साथ कंपेयर करती हैं बच्चों को। उसने इतने ग्रेड्स लिए, आपने भी इतने ग्रेड्स लेने। बच्चों का ग्रेड्स लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो, ये ज्यादा जरूरी चीज होती है। सही। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स रोकते भी हैं, लेकिन एक पॉजिटिव यूज है, एक नेगेटिव यूज है। एज अ टीचर क्या रिकमेंड करना चाहेंगी पेरेंट्स को? रोकना चाहिए? आई थिंक रोकना भी चाहिए और पेरेंट्स को देखना भी चाहिए कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल कौन सी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहा है, और स्पेशली जब ये बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं, एक्सबॉक्स हो गए, प्ले स्टेशन हो गया, एंड देन ये सोशल के जो ऐप्स हैं, जब ये इनको डाउनलोड करते हैं, इनमें अकाउंट्स बना रहे होते हैं बच्चे। पेरेंट्स को एक्चुअली नहीं पता होता कि बच्चों ने क्या क्या अकाउंट्स बनाया हुआ है, कहाँ हेरासमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है इन चीज़ों के लिए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, कुछ गेम्स हमने देखी कि अब तो खबरें भी शेयर करते रहे ना अपने व्यूवर्स से कि पबजी गेम की वजह से बच्चों ने घर में खुदकुशी कर ली या फायरिंग।
ये चीज़ें किस तरह बच्चों के ऊपर इतनी ज़्यादा असरअंदाज होती है? हम कहते हैं कि अच्छा बच्चा सारा दिन पढ़ा है, स्कूल गया है, अब थोड़ा सा इसको गेम खेल लेने दो, थोड़ा सा बच्चा देखिए फ्रेश हो बच्चा जाए। गेम खेल रहा है तो आप पबजी और एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन गेम क्यों खिला रहा है? हाँ। बच्चों की इमोशनल नीड्स और फिजिकल नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल नीड के अंदर उनके अंदर आता है एक डाइट, उनकी एक डाइट अच्छी होनी चाहिए। फिर उसी फिजिकल नीड के अंदर होना चाहिए कि उनको एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए। इट्स आउटडोर एक्टिविटी दैट दे शुड फोकस ऑन। घर में बैठ के एक्सबॉक्स खेलना काउच पोटैटो की तरह इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। वो फ्रस्ट्रेट होते हैं बच्चे। जब बच्चे का पसीना निकलेगा, जब वो थकेगा, उसकी स्लीप भी पूरी होगी, एकेडमिकली भी ही विल परफॉर्म वेल एंड ही विल ईट वेल एज वेल। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जी जो कि बताई गई हैं। मैसेज मदर्स को क्या देना चाहेंगी? मदर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आई सी के मदर्स एक दूसरे के साथ बहुत कंपैरिजन करती हैं अपने बच्चों का, जो गलत है। हर बच्चा डिफरेंट है, उसको डिफरेंट तरीके से उसी के ही रिवर्स साइकोलॉजी ट्रीट किया जाए। आप प्लीज़ कंपेयर ना करें अपने बच्चों को, और उनके ऊपर जो प्रेशर डालते हैं आप लोग एकेडमिक्स का, इट विल शैटर देयर पर्सनैलिटी। एक बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी बनने के बजाय वो शैटर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे है, और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ में तो हम देखते हैं कि फलां खाला के बेटे के साथ या फिर फुप्पो के बेटे के साथ जो कंपैरिजन किया जा रहा है, वाकई आपका बच्चा इससे डिस्टर्ब होकर रह जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू सो मच मनाल, बहुत थैंक यू सो मच एना फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं जी आज़ादी राय के हवाले से। किसी भी मसले पर कोई भी राय हो सकती है। हर किसी को आज़ादी हासिल है कि वो खुलकर अपनी राय का इजहार करे। इख्तलाफात होना, इख्तलाफ राय होना एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उसमें एक नेगेटिव टर्म होती है कि आप बिला वजह किसी पे तनकीद कर रहे हैं। अगर कोई आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता, उसकी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। आप कोई नहीं होते जी किसी पर अपनी तमाम चीज़ें जो है ना वो मुसल्लत करने वाले कि बस यही ठीक है। हो सकता है सम टाइम वो ठीक ना हो सकता है, या आप जिस माइंडसेट से सोच रहे हैं आपको चीज़ें ठीक लग रही हों, अगले बंदे के लिए वो चीज़ें उस तरह से ठीक ना हो। समझ से बाहर है कि आज आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगाएं, अपनी राय का इजहार करें, आज़ादी राय है ना, हर कोई कर सकता है। वहाँ पर लोगों का एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है। मैंने अभी अपने कल वाले पोस्ट का जिक्र किया जो हम लोगों ने अपने शो का एक चंक अपलोड किया, उस पर मतलब लोगों ने इस तरह से बदतमीज़ी की, आप नाम लेकर पर्सनल जुमले आप जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। एक राय है हर किसी की। यहाँ पे 2 रिपोर्टर्स बैठे हैं, वो जो फील्ड में जाकर देख रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम जो यहाँ पे खबरें देख रहे हैं, बाहर विजिट कर रहे हैं, जो कि हम कारकर्दगी हुकूमत की देखते रहे हैं, हम वो जिक्र करें। इसमें तो पर्सनल होने वाली कोई बात ही नहीं है। अब यही चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी जो हैं इसी तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं। कहीं पर फैमिली में आप किसी भी गैदरिंग में बैठे हैं, आपकी राय से कोई इख्तलाफ कर रहे हैं, आप पर्सनल ले जाते हैं चीज़ों को, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, फिर अलहदगियाँ फैमिली में हो जाती हैं। क्यों? ये सब अदम बर्दाश्त की मेरे ख्याल से वजह से। अपनी बात को जो है वो प्रायोरिटी देना कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे अलावा तो किसी को पता ही नहीं है, मेरे जितना पढ़ा लिखा ही कोई नहीं, मेरे जितना समझदार ही कोई नहीं है। मेरे ख्याल से ये उन लोगों का माइंडसेट होता है। खैर, हमारे साथ जी साइकोलॉजिस्ट मौजूद है ताहिरा रुबाब, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे और कुछ ये रवैये उनसे हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आपके? थैंक यू। अच्छा ताहिरा, अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐसी चल रही है, जिन लोगों ने इमरान खान साहब की मुखालिफत की, लोग बड़ी बदतमीज़ी भी कर रहे हैं कि जी आप क्यों कप्तान को ऐसा कह रहे हैं। जो लोग ऑपोजिशन की तारीफ़ें कर रहे हैं उनको भी लोग जो हैं, अब ये राय है ना हर किसी की, हर किसी को हक हासिल है कि वो खुलकर अपनी राय का इजहार करे। वो जो एग्रेशन अंदर से लोगों का निकल रहा है उसकी वजह मुझे नहीं समझ आ रही। बेसिकली अना एक तो बड़ी खूबसूरत बात अभी शुरू आपने की कि जो है इजहार राय जो है ये रिटन राइट है हमारा, यानी ये दिस इज़ नॉट समथिंग कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स में से एक राइट है बेसिकली जो लिखा हुआ है कि इजहार राय हर इंसान का हक है, वो बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो इंसान। एंड एट द सेम टाइम जब हम ये बात करते हैं कि आप और मैं बात करें और आप मुझसे इख्तलाफ करें या मैं आपसे इख्तलाफ करूं, दैट इज़ आवर राइट एज वेल। इख्तलाफ राय भी बिल्कुल हक है, यानी आप हो सकता है कि मुझसे एग्री ना करें और मैं आपसे एग्री नहीं करूं, बट उस डिसएग्रीमेंट को एक्सप्लेन करने का और उसको कहने का एक तरीका ज़रूर मौजूद होता है। एंड एट द सेम टाइम जो है उस डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने की भी एक बहुत बड़ी बात होती है
एंड अनफॉर्चुनेटली जितने भी हम सोशल बिहेवियर्स के ऊपर बात करते हैं ना, उसकी दो मेजर रूट कॉजेज़ हमें नज़र आती हैं। वन मेजर रूट कॉज इज़ कि हमारा ब्रॉटअप बर्दाश्त करने वाला या दूसरों को सुन के उसको एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। आप इख्तिलाफ राय रखें मगर अगले बंदे को एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट ज़रूर करें, अपना इख्तिलाफ राय रखें। एंड देन अगेन दूसरी जो चीज़ मैं समझती हूँ कि एक तो हमारी तरबियत में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को या ख़ुद को इवन ट्रेन कर सकें इस बात के लिए कि भाई अगला बंदा जो बात कर रहा है मुझे उसको सुनना है, अगर वो मेरे से मैच करती हुई दैन इट्स फाइन, और अगर नहीं वो कर रही तो मुझे उसको रिस्पेक्टफुली बताना है कि तुम्हारा स्टांस ये और मेरा ये है। हम क्या करते हैं कि हम अगले बंदे को फौरन, ये हमारा ब्रॉटअप है, मैं फिर कह रही हूँ ये हमारी ट्रेनिंग है बेसिकली, दैट्स हाउ वी गेट रिएक्टिव। कुछ नेशंस ऐसी होती हैं जो कि रिएक्शन देती हैं और कुछ नेशंस ऐसी होती हैं जो रिस्पॉन्स करती हैं। हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्री, वैसे तो खैर आप पाकिस्तानी भी थोड़े से रिस्पॉन्सिव होते जा रहे हैं, जैसे हमने करंट सियासी सिचुएशन में देखा लोगों ने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं जो कि एक अच्छा चेंज है हमारे इसमें। मगर अगर आप यूजुअली इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और फिर थोड़ा सा मैसिव लेवल के ऊपर देखें तो हमें नज़र आता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़, जो एजुकेटेड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत पीसफुल चीज़ें जो हैं वो होती हैं। बेसिकली ये जो इख्तिलाफ राय को एक्सेप्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है ना ये अभी नया क्वाइन हो रहा है कि भाई अगला बंदा इख्तिलाफ भी कर सकता है, डज नॉट मीन कि वो आपको डिसलाइक कर रहा है। हम इसको एग्जैक्टली हम इसको लेते इस तरह से, एग्जैक्टली कि हम इसको लेते इस तरह से कि इसने मेरी राय से। नॉर्मली हम घरों में अगर देख लें, अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की या अपने बड़ों की राय से इख्तिलाफ करे, बड़ों को ये फील होना शुरू हो जाता है ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसमें आपका तरीका ऑल्दो मैटर करता ही करता है कि आपका तरीका क्या है बात करने का, वही मेरे ख्याल से तमाम जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। लेकिन कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं कि जहाँ कहीं आपने उनसे अगेंस्ट बात की, चाहे आप राइट पे भी हैं, वहाँ पर जी बदतमीजी। इनफैक्ट ना ह्यूमन साइकोलॉजी में और ह्यूमन जो है साइकी जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पावर का। वी वांट टू कंट्रोल पीपल, ये इंसान के अंदर है चीज़ें जो हैं, यानी दैट्स हाउ वी डील विद। हम सब पावर के पीछे, औरतें मर्द, हर बंदा जो है, हर बंदा कंट्रोल करना चाहता है। अब जब हम वो कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम ये कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि कोई बंदा जो है वो हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? दिस इज़ देयर, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। इंसान की जबिलतों में से एक जबिलत जो है वो ये है कि ही वांट्स द कंट्रोल, क्योंकि वो खौफजदा है चीज़ों से, और जिन चीज़ों से वो खौफजदा होता है वो उनके खिलाफ अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है। इख्तिलाफ राय भी यूजुअली हमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वो लोग नज़र आते हैं जो कि अपने सेल्फ में उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं होते, या फिर उनको सुनने की उतनी ज़्यादा आदत नहीं नज़र आती कि जी वो भी किसी इंसान की बात को। आई थिंक यही एक पॉइंट बहुत बेस्ट है कि कोई सुनने की किसी को वो नहीं रखता कि हम लोग किसी की बात सुन लें, अगला बंदा किस पॉइंट को जो है वो मेंशन। बिल्कुल। एंड समटाइम्स मैं समझती हूँ कि ये इसका एक बेसिक जो लैकिंग स्किल है ना, वो स्किल ये है कि वी आर नॉट द लिसनर्स। हम सबको बोलने का शौक है, हम सब जो है वो एक्सप्रेशन के ऊपर ज़रूर, जैसे हमने अभी बात की है आज़ादी जो है राय की, जो है वो हर किसी का राइट है, और इख्तिलाफ राय भी हर किसी का राइट है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम जब बात कर रहे हो तो हम ये समझते हैं कि बस हमें ही बात करनी है और हमने ही बोलना है, और हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी दो तीन जगहों के ऊपर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। इसमें हमारा जो होता है ना, नंबर ऑफ आपका ब्रॉटअप क्या है, यानी सॉरी आपका बर्थ ऑर्डर कौन सा है। अगर आप सबसे बड़े हैं अपने घर में तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो इसमें आता है कि उस बंदे को तो किसी की भी बात सुनने की आदत नहीं है। इसी तरह से गॉड फॉरबिडन, अगर आप गॉड फॉरबिडन इसलिए कह रही हूँ कि हमारे यहाँ पे जो सबसे छोटा होता है उस बेचारे की हालत बड़ी ख़राब होती है कि उसको किसी भी मशवरे में, किसी भी चीज़ में जो आप शामिल नहीं करते हो। सो ये आपका बर्थ ऑर्डर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है कि आपका कंट्रोल आपने किस तरह से एक्सरसाइज किया हुआ है अपनी फैमिली में, और किस तरह से लोग आपको एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करें। एंड देन अगेन इट कम्स ऑन, लेकिन इसकी बेसिक रूट मैं फिर कह रही हूँ आपकी परवरिश और तरबियत कैसे हुई है ये उससे आ रही है। मगर ये दो तीन चीज़ें जो हैं ये ज़रूर कंट्रीब्यूट करती हैं। पावर कंट्रोल, आपका बर्थ ऑर्डर क्या होता है, आपकी तरबियत क्या है, और उसके अलावा जो है जैसे अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके लैक कर रहे हैं, और आपने एक्टिव लिसनिंग, हम बहुत रोला डालते हैं कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, वो अगर लोगों के अंदर नहीं है तो फिर इख्तिलाफ राय जो है एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करने की बजाय एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं हम लोग। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हमारी नेशन बहुत ज़्यादा लैक करती है
वो है असर्टिवनेस। अब असर्टिवनेस जो है वो है जहाँ पे आपने अपनी बात को बड़े तरीके से एक्सप्लेन करना है, यानी यू असर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये मेरी बात है, और उसमें आप ना एग्रेसिव होते हो ना ही आप पैसिव होते हो। इसको बहुत तरीके से आप कम्युनिकेट कर देते हो कि अगले बंदे के साथ आपने अपना ताल्लुक नहीं खराब करना। देखिए इख्तिलाफ राय तो किसी भी इंसान को किसी से भी हो सकता है, माँ बाप से हो सकता है, बहन भाइयों से हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे से हो सकता है, मगर एक इख्तिलाफ राय की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को नहीं खराब कर सकते। सो असर्टिवनेस जो है, यानी अपनी बात को असर्ट करना, इस तरीके से कहना कि आपकी बात भी पहुंच जाए और आपका जो ताल्लुक है वो भी खराब ना हो, ये एक स्किल है हमारी नेशन में लैक करता है। इसमें मसलन लैक इस तरह से करता है कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, लोगों को नहीं बताया जाता। ट्रेनिंग की बात की, कोई थेरेपी कोई ट्रेनिंग ऐसी है, वो लोग जो कि किसी की बात सुनना नहीं चाहते उनको थोड़ा सा तो ठीक किया जाए, उनको बताया जाए कि आप जाएं कोई ट्रेनिंग ऐसी सेशन ज्वाइन करें या फिर कोई थेरेपी ऐसी करें? बिल्कुल ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं। सबसे पहले तो लोगों को हम सब्र करने की जो है बात, जैसे मेडिटेशन से स्टार्ट चीज़ें होती हैं, देन कम्स इन ये जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, ये पूरा एक आप उसको कहें कि सब्जेक्ट है पूरा, कि आपने बात करनी कैसे, आपने सुनना कैसे है लोगों को, एंड देन कम्स इन असर्टिवनेस, ट्रेनिंग है पूरी। और ये मैं ये समझती हूँ कि मुसलसल इस तरह की आदत का शिकार जो बंदा होता है, क्या वो वाकई डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों में मुब्तला होना शुरू? आपने देखा होगा कि वो लोग जो अक्सर कहते हैं ना कि मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा आता है, मैं कांपना शुरू हो जाता हूँ, मेरे लव्स जो हैं वो गुडमुड होना शुरू हो जाते हैं, बेसिकली वो हमारे पास बड़े क्लियर कट पिक्चर इस चीज़ की है कि लो टॉलरेंस की वजह से दे आर गेटिंग इनटू दिस कि मेरी बात को जो है वो नहीं सुना जाता है, एंड देन कम्स इन के वो आपकी चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं, आपको गुस्सा, ब्लड प्रेशर और दूसरी बहुत सारी और मेडिकल इलनेसेस हो जाती हैं। बट एट द सेम टाइम जब आपकी बात नहीं मानी जाती तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी देखने में आते हैं। लोग जैसे कन्वर्जन का शिकार हो जाते हैं। कन्वर्जन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप अपने स्ट्रेस को, वो जो आपकी बात नहीं मानेगी, आप उसको अपने फिजिकल जो सिम्टम्स इनमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मे बी फिट्स पड़ जाए, मे बी आप बेहोश हो जाए बार बार, मे बी जो है कुछ और चीज़ें होना शुरू हो जाएं, और ये दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ दिस, कि मेरी बात को नहीं माना गया या मुझे नहीं सुना गया। वो लोग जो कोई इस तरह के इश्यूज का शिकार हैं, जिनको बर्दाश्त ही नहीं कि कोई क्या बात कर रहे हैं हम वो सुन लें, मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ पे गौर करना है। इससे सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं तबाह होती, आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो प्लीज़ जहाँ पर आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, अगले की बात सुने, समझें वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगले बंदे को भी थोड़ा टाइम दें, फिर आप डिसाइड करें कि कोई गलत बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। समटाइम्स कोई दूसरा बंदा जो है वो आपके लिए बेहतर तजुर्बा लेके आ सकता है। ताहिरा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर से शो में। और अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने सेगमेंट्स शामिल करने हैं। सेगमेंट्स में सबसे पहले आज की हेल्थ डिटेल। फिटनेस कोच रहमान हमें ज्वाइन करेंगे और आज की एक्सरसाइज हमें वो बताएंगे। ओवर टू यू रहमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका लाइफ कोच। आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्दी करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है, ताकि आप बहुत सी बीमारियों से दूर रहें, खुशहाल रहें, फिट रहें। तो आज का वर्कआउट हमारा है फ्लोर पे। यस, एरोबिक वर्कआउट, बॉडी वेट ट्रेनिंग में फुल बॉडी वर्कआउट हमने करना है। अब लोगों को नहीं पता चलता, मोस्टली लोगों को नहीं पता चलता कि एरोबिक वर्कआउट है क्या। फुल बॉडी वर्कआउट आपने करना होता है कार्डियो वर्कआउट, जिसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो। तो चलें कैलोरीज बर्न करते हैं और साथ साथ बातें भी करते हैं और टिप्स भी मैं आपको देता जाता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने फ्लोर पे ही है सारा वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करनी है, अगर मैट नहीं है तो कोई बात नहीं, कि नॉर्मल सा कोई फोम पीसेस आप ले सकते हैं मैट शेप में, नहीं तो इजीली अवेलेबल है मैट। तो मैट मेरे पास है, तो मैट पे वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ करूंगा, इसे कहते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। इसमें जिस तरह आपकी रनिंग, इसको लेकिन स्लो रेंज ऑफ मोशन में बिगनर्स लेवल पे आपने स्टार्ट करना है। तो मैं आपको एंगल भी साथ साथ बताता हूँ, टेक्निक्स भी बताता हूँ। स्ट्रेट आर्म, स्ट्रेट पोजीशन, स्लो रेंज ऑफ मोशन। 1, घुटना जमीन पे नहीं लगाना। 2, 3, 4। अब इसी तरह इसको रिदम बना ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माउंटेन क्लाइंबिंग, जिससे आप रनिंग कर रहे हैं, कार्डियो मशीन की जरूरत नहीं है। हम एरोबिक वर्कआउट करेंगे बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ। फर्स्ट एक्सरसाइज 10 रैप्स ईच साइड, 3 सेट्स आपने करने हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी तरह पोजीशन में, ऑल बॉडी वर्कआउट, स्ट्रेट पोजीशन एंड लाइट लेग अप, 1 2 3 4 5 10 ईच साइड आपने करने हैं, स्विच करना है दूसरी साइड पे, 1 2 3 4 5 3 सेट्स, 10 reps each side, 3 sets, 15 to 20 सेकेंड ब्रेक के साथ आपने करना है। तो चलें, साथ साथ बातें भी हैं। और नेक्स्ट वर्कआउट एरोबिक वर्कआउट है आज का हमारा प्रोग्राम। अब नाउ साइड मूव, 1 2 3 4 5 नाउ स्विच, 1 2 3 4 5 मिनिमम 3। अच्छा जी, ये तो थी आज की हमारी हेल्दी टिप, आपने देख ली। अभी साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। कल मुलाकात होगी आपसे सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।